हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए गणित पढ़ा रहे हैं। अध्ययन की किताब अगर आप लेते हैं तो उसमें प्रश्नावली नहीं, अध्याय 11 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इसमें प्रश्नावली नहीं है, विविध प्रश्नावली है, एनसीईआरटी फोल्डर है, स्वयं को जांचें ये वाला सेक्शन है। तो स्वयं को जांचें ये वाले सेक्शन के हम प्रश्नों को हल करवा रहे हैं। और अभी तक हमने कुछ प्रश्नों को आपको हल करके बताया है। कुछ प्रश्नों के हमने चित्र बना दिए थे और आपको कह दिया था करने के लिए। उम्मीद है आपने उसे कर लिया होगा, और नहीं किया है तो प्रयास कीजिए, आ जाएगा। और जिन बच्चों को वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो उनके लिए यही पर्याप्त रहेगा कि जितना हमने आपको बता दिया है उन प्रश्नों पर आप कमेंट करें। ज़रूरी नहीं है कि किताबी सभी क्वेश्चन आए, लेकिन जो हमने आपको बता दिए, जो आपको लिखवा दिए, अगर उन पर ही आप अपना महारत हासिल कर लेते हैं तो वही आपके लिए पर्याप्त होंगे, जिन पे जिसकी वजह से आप त्रिकोणमिति को अच्छा खासा कर सकते हैं। वैसे भी त्रिकोणमिति में केवल 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। 5 क्वेश्चन जो रहेंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, वो त्रिकोणमिति का जो अपना जो पहला चैप्टर आता है जिसमें आपका परिचय आ जाता है उसमें, या फिर 5 या 6 नंबर के रहेंगे, और 4 नंबर का इसमें से एक सवाल आ सकता है। ऐसा कैटेगरी बांटा रहता है। तो कोई भी प्रश्न आ सकता है, 4 नंबर का बताइए, ठीक है। तो यहाँ वाला जो सेक्शन पूरा चल रहा है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि 1 नंबर वाले प्रश्न भी इसमें से आ जाते हैं। अब इतनी सारी जानकारी देने के बाद आ जाते हैं प्रश्न संख्या 17 पे, और यहीं से हम आगे चलेंगे। और जो भी प्रश्न अगर हमसे छूट गए होंगे तो उन पर आप खुद प्रयास कीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर एक प्रश्न पर हम पूरा विधिवत ध्यान दें और विधिवत आपको बताएं ही। तो चलें आगे बढ़ते हैं। किसी स्थान पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण की प्रवणता 5/3 है। किसी स्थान पर एक मीनार के, ये मीनार हो गई, ये स्थान हो गया, ये ज़मीन हो गई, और यहाँ पे एक स्थान से इसके उन्नयन कोण की जो प्रवणता है वो कितना है। यहाँ पे जो थीटा अगर कोण बन जाए तो थीटा बराबर, यहाँ पे 1 मिनट क्या दिया था, उन्नयन कोण की प्रवणता 5/3 है। मीनार के और कुछ दूर चलने के बाद उन्नयन कोण की प्रवणता मतलब होती है ढाल, 5/2 हो जाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 5/3 है। कुछ दूर चलने के बाद मीनार की ओर कुछ दूर चल गए, यहाँ से ए से बी तक पहुँच गए, और यहाँ पे जो प्रवणता हो गई वो 5/2 हो गई है। और ऐसी स्थिति में आपको बताना है मीनार की ऊंचाई। कितना दूर आए थे, 32 मीटर आगे आ गए थे। अब यार यहाँ पे जो मुख्य बात रहेगी प्रवणता, जिस उद्देश्य से यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, यहाँ पे 10 कहते तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन इन्होंने 10 नहीं कहा है। हालांकि 10 ही काम करेगा यहाँ पे। आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर थीटा है तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर 5/3 है, और मान लेते हैं यहाँ पे फाई है, ठीक है, तो tan फाई बराबर 5/2। प्रश्न में यहाँ पे पूरा मैं कह सकता हूँ कि इतना अच्छे तरीके से इन्होंने पूरे बातों को क्लियर नहीं किया है, आधा अधूरा सा दे दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अपन समझदार हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि ये इनका मुख्य उद्देश्य ये था। तो इतनी बातें समझ में आ गई। मीनार की ऊंचाई आपको h मान लेनी है, यहाँ वाला x मान लेना है, और a भी तो मान ही चुके हो, इसको CD भी मान लो भैया, ठीक। C और D ये हो गई बातें। और कुछ ख़ास विशेष चलेगा नहीं यहाँ पे। ले लेते हैं त्रिभुज BCD में कह लेते हैं tan फाई बराबर CD बटे BC। ये हो जाएगी बातें। tan फाई का मान ये जो निकला है 5/2 रख दीजिए। CD का मान h है, BC का मान x रख दीजिए, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x को इधर भेज दीजिए, 5x हो जाएगा, 2 को उधर भेज दीजिए,
2h हो जाएगा, x बराबर 2h/5। इसको एक इक्वेशन बना लो। दूसरे वाले में आ जाते हैं, त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD में कह दो कि भैया tan फाई है, सॉरी यहाँ पे थीटा है, tan थीटा है। tan थीटा बराबर हो रहा है लंब DC बटे आधार AC। tan थीटा का मान मिल गया था 5/3। जिनको भी ना समझ में आ रहा हो कि आखिर क्यों कर रहे हैं ऐसा ना, वो मान लें कि ये बस ऐसे ही होगा, क्योंकि मुझे भी जब दिक्कत होती थी इन प्रश्नों में, नहीं समझ में आता था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो मान लेते थे और काम हो जाता था। ठीक, आगे चलते हैं। ये जो DC है अपना H है, और जो AC है वो 32 + x है, 32 + x है। गुणा करा देते तिरछा, इधर 5 × 32 + x हो जाएगा, इधर 3h हो जाएगा। और हमारे पास x की वैल्यू पता है, वो हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक, 5 से पहले गुणा करा लेते हैं, 5 × 32 + 5x हो जाएगा। और अगर इसको हटा दे, ठीक है, ऐसे ही समीकरण नंबर 1 कह दे, तो 5x बराबर कितना है, 2h है। 5x बराबर 2h है, 3h। 5x बराबर 2h होता है तो यहाँ पे उठा के रख सकते हो, या फिर हो सकता है तुम लोग छोटे बच्चे हो, ज़्यादा समझ ना पाओ, ज़्यादा नहीं समझ पाओगे, उतना ज़्यादा दिमाग आपका चलता नहीं है, थक जाते हो ना, तो कम चलाते हैं। अब 5 और 32 का गुणा 5 और 32, 5 और x का गुणा 5x, 3h था 3h। x का मान रखने पर, x का मान रखने पर हल्का बता रहे हैं भैया, एक सस्ते तरीके से चलने वाला। मुश्किल बताने के लिए बहुत कुछ है यार। 5 दूनी 10 पहले कर लेते हैं, 5 3 15 की, 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगे, 5 3 15 1 16। ठीक है, प्लस 5 है, x की वैल्यू 2h + 5, 2h/5, 2h/5। 5 से 5 काट दो, बराबर 3h हो रहा है। इस 2h को उधर भेजना है, तो 160 बराबर 3h - 2h हो जाएगा। और लास्ट में कह सकते हो कि h बराबर 160 ही मिला है, 160 मिला है। तो बस मीटर कह देना, उत्तर हो जाएगा। क्या लगता है, कर पाओगे? और इस प्रश्न में क्या चीज़ें हमने छोड़ी है लिखने के लिए, शुरू में ही छोड़ा है ये लिखना कि चित्र बना लिया, चित्र बनाने के बाद माना यहाँ पे tan थीटा बराबर इतना लिखना, फिर tan फाई बराबर इतना लिखना, यहाँ पे थीटा और फाई बन रहा है, मीन आर की ऊंचाई h लिखना, BC बराबर x, AB बराबर 32 लिखना। वो जो चीज़ें होती हैं वो लिखना हमने छोड़ दिया है, वो आप खुद लिखने की प्रयास कीजिएगा। संभवतः आप लिख लेंगे और उसके बाद इन चीज़ों में कोई भी बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, लिख लेंगे। लास्ट में मन कह रहा है तो लिख देना, अतः मीनार की ऊंचाई 160 मीटर है। ये लिख देना पूरे तरीके से प्रश्न को हल कर देता है। और मैं बात को बता दूं कि ये वाला प्रश्न एग्ज़ाम में कभी नहीं आने वाला, ये कभी आया ही नहीं है, ऐसा कभी होता ही नहीं है कि ऐसे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। आपको एग्ज़ाम में जो प्रश्न मिलेंगे इससे पहले के जो भी प्रश्न हैं उनके आने की संभावना है। इसको तो हम कह सकते हैं कि बहुत रेयर, मतलब पागल हो गए, भांग खा के बैठे होंगे तब जाके ये वाला प्रश्न दे सकते हैं, अन्यथा तो देंगे ही नहीं। ठीक, ये होगी बात है। ओके, तो आगे चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। और अब देखेंगे 18वां नंबर प्रश्न। 18वां प्रश्न, एक मीनार की परछाई 60 मीटर अधिक लंबी होती है। चलो वो अधिक लंबी होती है, पहले एक मीनार बना लेते हैं और ज़मीन बना लेते हैं, एक बना लेते हैं। देखो, एक मीनार की परछाई 60 मीटर अधिक, आप कहोगे ये अधिक कह लिए कह रहे हैं, अधिक लंबी होती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। यानी सूर्य का उन्नयन कोण कभी 60 अंश था,
फिर घट करके इधर नहीं घटेगा, इधर जाएगा तब कोण घटता है। ये कोण घट करके 30 अंश हो गया, 60 से घट करके 30 हो गया। कब? जब 60 लंबाई बढ़ जाती है, 60 मीटर लंबाई अधिक हो जाती है। 60 मीटर यहाँ से यहाँ अधिक हो गया, 60 मतलब 60 से ये 60 मीटर था ना, हाँ सॉरी मुझे लगा कि कहीं गलत नहीं कर दे रहे हैं। और 30 हो जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई, इसको h का मान ज्ञात करना है, ये x हो गया। और मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न मुझे बताना चाहिए, क्या लगता है आपको? प्रश्न में समझो, एक मीनार है, ज़मीन बनाती, कह रहे हैं 60 मीटर अधिक हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, नहीं पहले कुछ थी फिर बढ़ गई। तो मीनार की ऊंचाई कुछ थी, यहाँ से यहाँ तक कुछ थी, नहीं पता, फिर 60 बढ़ गई, 60 प्लस हो गए, 60 यहाँ से यहाँ तक 60 नहीं है, केवल यहाँ से यहाँ तक जो बढ़ा हुआ हिस्सा है वही 60 हुआ है। और 60 से 30 अंश हो जाता है कोण आपका। इधर देखो बड़ा कोण है, इधर छोटा है, ये मत कहना कि इधर की ओर बढ़ा दिया सर इधर वाला 30 होगा, हो ही नहीं सकता। छोटा बड़ा देखो, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये बातें हो गई। अब ये वाला पूरा प्रश्न वैसे ही है जैसे पिछला वाला प्रश्न आपने देखा, हालांकि वहाँ पे हमने अल्फ़ा बीटा रखा था, वहाँ पे अनुपात दिया गया था। यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन है, लेकिन बस मतलब ये ज्ञात करना है, ये वाला नहीं हमको पता है और ये 60 पता है। कर सकते हो ना, बड़े आराम से कर सकते हो। नाम लिख दें कि यहाँ पे लिख दो A B, यहाँ पे C, यहाँ पे D हो जाएगा। अच्छा, इस प्रश्न के लिए लिखा क्या जाएगा? चलो इस प्रश्न में तो यही देख लेते हैं, बाकी वाला काम आप खुद करना, क्या लिखोगे। मेरे ख्याल से हमको यहाँ पे चित्र को इधर बनाना चाहिए, इस साइड में, मतलब शुरुआत यहाँ से करना चाहिए, जहाँ पे 18 लिख दिया वहीं पे बगल में माना ये वो सारी चीज़ें हम इधर लिखने वाले हैं। आपको चित्र इधर बनाना होगा, लिखना इधर होता है। सबसे पहले हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात नहीं है, तो हम लिखेंगे माना, ऐसे लिखेंगे कॉपी में जब प्रश्न लिखने की बारी आए। और ये वाला एग्ज़ाम में आने की संभावना है, इसके पिछले वाला प्रश्न नहीं आ सकता है पर ये आ सकता है। समझ में आ रही बात? माना मीनार की ऊंचाई। अब ए बी बराबर लिख दोगे तो ये अच्छा लगेगा, h मीटर, तथा ठीक है उसकी छाया, उसकी प्रारंभिक छाया BC बराबर x मीटर। हिंदी में मीटर लिख लेना चाहे तो, आपकी मर्ज़ी है, मैं तो अंग्रेजी में ठेलता हूँ, चला जाता है, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है, बिंदु C पर सूर्य का उन्नयन कोण, या फिर अंतिम लंबाई भी लिख लें क्या, तथा अंतिम छाया जो होगा वो BD हो जाएगा। BD बराबर x प्लस 60 मीटर, ऐसा लिख देना। सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन उन्नयन ऐसा उन्नयन कोण, ये कितना हो जाएगा भैया? कोण C पर है 60 अंश और कोण D पर है 30 अंश, ये लिख दिया। मतलब जो भी आपको प्रश्न में दिखाई दे वो डिटेल से यहीं से देखना है, कुछ प्रश्न में लिखे गए उसमें से देखना है, जितना अच्छे से लिख सको, जितना मन कहे उतनी चीज़ें लिख देना है। प्रश्न पूरा उतारना चाहो तो प्रश्न उतार दो, लेकिन मैं प्रश्न उतारने को रेकमेंड नहीं करता हूँ। हालांकि कुछ बच्चे प्रश्न उतारते हैं और उसके बाद उत्तर लिखते हैं, काली नीली का प्रयोग करते हैं, बड़ा सुंदर लगता है। तो जितना सुंदर बना सकोगे उतना बेहतर रहता है। आगे ये सारी चीज़ें तो लिख दी, अब क्या करेंगे, आ जाते हैं इसमें, लिखेंगे अपना त्रिभुज ABC में। अब यहाँ पे क्या है, tan 60 लगा देंगे। tan
60 अंश। tan 60 अंश बराबर क्या है, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। वैसे मैंने इसको काली से क्यों लिखा मुझे नहीं पता, हालांकि नीली से ही रहे तो भी चलेगा। और यहाँ पे कोष्टक में लिख देना चूँकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ऐसा लिख दोगे तो बेहतरीन काम होता रहेगा। tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, और इसका मान h था, इसका मान x था। ए बी का मान h, इसका मान x को उधर भेज दो और √3 को नीचे भेज दो, इतना भेजना तो आता है ना। इसको समीकरण नंबर 1 बना दो और यहाँ पे लिख देना इस वाली लाइन के सामने, चूँकि tan 60 अंश 30 का लिख रहे हैं, 60 अंश बराबर √3 होता है। ये लिखना एक बेहतरीन तरीका होता है जो आपके प्रश्नों को एकदम सुंदर बनाता है। कुछ लोग ऐसे कर्ली ब्रैकेट में बंद करते हैं, कुछ बड़े ब्रैकेट में करते हैं, कुछ छोटे में ब्रैकेट में बंद करते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे उस ब्रैकेट में बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। इसको लिख लेने के बाद अच्छा कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि सर हम छोटे वाले त्रिभुज के साथ शुरू करें कि बड़े वाले त्रिभुज के साथ शुरू करें। आपको समझना होगा कि कौन सा पहले बनाना चाहिए। वैसे मैं शुरुआती दौर में क्या करता था कि इस बात की टेंशन ही नहीं लेनी है। मैंने शुरू में पहले टेंशन ली कि किस त्रिभुज के साथ पहले करना चाहिए। फिर ये समझ में आ गया कि कोई दिक्कत ही नहीं है, इससे निकालो उससे निकालो, कुछ ना कुछ निकलता है, उसके बाद अप्लाई कर देंगे, काम हो ही जाता है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आपने कोई से भी त्रिभुज ले लिया, उससे पहले हल कर लिया, काम हो गया। लेकिन आप गलती से भी ये वाला त्रिभुज मत ले लेना। मैं रंग का दिखा दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप इस त्रिभुज को कभी मत ले लेना, नहीं पता चला कि आप इस त्रिभुज में गणना करने लगो। छोटा त्रिभुज लेने का मतलब होता है इस त्रिभुज की बात करना, बड़ा त्रिभुज का मतलब होता है इस पूरे त्रिभुज की बात करना, न कि इस वाले हिस्से की। अकेले उस हिस्से को लेकर के आप कभी भी इस त्रिकोणमिति के सवाल को लगा ही नहीं सकते हो। त्रिकोणमिति वाली अनुप्रयोग तभी लग पाएगा जब समकोण दिखाई दे। अब जिस त्रिभुज को हमने रंग दिया है उसमें 90 अंश का कोण कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि आप पूरा लेंगे तब 90 आपको दिखाई दे जाएगा। जब तक 90 दिखाई ना दे और आप उसमें सोचो कि त्रिकोणमिति लगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बात बता दें कि ऐसा ही एक मुश्किल में धर्म संकट में डालने वाला प्रश्न आपकी किताब में एक जगह पे है, जहाँ पे 3 कोणों का योगफल 180 तो है पर कोई 90 नहीं दिखाई दे रहा है, और 90 नहीं दिखाई दे रहा है उसके बाद भी वो त्रिकोणमिति को अप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं। और उस जगह पे मैं कंफ्यूज हो गया था कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। जब तक समकोण बनेगा नहीं तब तक हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, और ये ज़बरदस्ती अप्लाई करना चाहते हैं। वो इस परिचय वाले चैप्टर में था, ठीक है, वहाँ पे था। एक क्वेश्चन तो ऐसा हमको मिला था। खैर उसकी बात अलग है। अभी हर जगह पे जहाँ पे समकोण बनेगा वहीं पे ये त्रिकोणमिति अप्लाई होगी। इसको बनाने के बाद हम आ जाते हैं त्रिभुज ए बी डी में। आप डी बी ए भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं थोड़ा सा नाम से लिखूं ए बी डी में। याद रखिएगा कि ये वाला हिस्सा इधर बना है त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है यहाँ वाला एरिया जो बाकी रह जाता है वहाँ पे बना है, और ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है इस वजह से यहाँ पे लिखना कोई मतलब का नहीं है, इस वजह से यहाँ लिख रहे हैं। और आप जब भी अपनी कॉपी में लिखें या फिर बोर्ड परीक्षा में एग्ज़ाम में दे रहे हैं लिखें, तब कभी भी ये ना करें कि इधर आधा हिस्सा लिख दिया इधर आधा हिस्सा लिख दिया, अपन जगह बचा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि लंबाई तक जितना बढ़ सके बढ़ें, लेकिन ढेर सारा उसमें जगह बचाने की कोशिश ना करें, वो नीचे जाते जाएँ। और लाइन छोड़ने का काम बिल्कुल ना करें। लाइन छोड़ते जब हैं तब और भद्दा लगता है। लाइन नहीं छोड़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन एक पेज में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। लाइन नहीं छोड़ेंगे और अच्छे तरीके से करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन एक पेज में समाप्त हो जाता है, और एक पेज में अगर थोड़ा पहले ही समाप्त हो जाता है तो वहाँ पे नया क्वेश्चन डालना नहीं होता है, नए पेज से ही डालना होता है, क्योंकि वहाँ जब डालेंगे इतना भद्दा लगता है, चेक करने वाले को पता ही नहीं चलता कि भाई क्वेश्चन शुरू कहाँ पे है ख़त्म कहाँ पे है। और जिन बच्चों को अच्छा लिखने की आदत नहीं है वो गंदा गंधौरा जहाँ पे मन करता है वहाँ पे उठा के डाल देते हैं। जैसे आप रफ़ कर रहे हो तो वो वाला आदत सुधार लो भैया, अच्छा लिखने की कोशिश करोगे। जब अच्छा लगेगा तो आपको पढ़ाई में भी मन लगेगा, दूसरे का चेक करने वाले को भी सहूलियत होगी।
जितना आप दूसरों की सुविधा का ध्यान रखते हैं उतना ही वो आपको नंबर देता है। सुविधाएं जहाँ से गायब हुई वहाँ पे आपको रेटिंग देना कम हो गया। तो आप मुझे भी रेटिंग दे सकते हैं लाइक वाइक करके। इतनी सारी जानकारी है जो मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन बताने के बजाय मैं जानकारियाँ दे रहा हूँ। ठीक ही है, कभी कभी तो कुछ जानकारी देता ही हूँ, हमेशा कभी देता ही नहीं। आप लोग सामने होते हो, जब कमेंट वमेंट कुछ करते हो तो समझ में आता है। अभी लाइव वाले अपने पास सुविधा नहीं है, इस वजह से आ नहीं पाते हैं। चलो ये देखते हैं भैया 10, फिर अच्छा उसको काली से लिखा था, इसको भी लिख देते हैं। 10 30 अंश की बात कर लेते हैं। लंब ए बी। बहुत सारे बच्चों के मन में अभी भी डाउट होगा कि सर आधार को खाली इतना लें कि पूरा लें। ठीक है, तो याद रख लो भैया, ये जो कोण है ये 90 तक पूरा, ये जो भुजा है 90 तक पूरी पहुंचनी चाहिए और ये पूरा उधर जाना चाहिए। तो लंब ये वाला लेंगे। कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि सर ये वाला लंब ले लें, इसको पता नहीं है लेकिन निकाल लेते हैं, ज़बरदस्ती निकालेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। ज़्यादा दिमाग लगाने लगते हैं तो कम दिमाग लगाएं। कभी कभी ज़्यादा दिमाग लगाना भी आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है, तो कम दिमाग लगाएं। आधार आपको BD लेना है। क्या लेना है? BD। तो फिर इसको जोड़ना है कि घटाना है कि गुणा करना है कि भाग करना है? जोड़ना है। tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 होता है, रख दिया। और tan वाले की पूरी सीरीज़ याद होनी चाहिए। tan 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/√3 होता है, 45 का मान 1 होता है, 60 का √3 होता है और 90 का इनफाइनाइट होता है। सीरीज़ याद होनी चाहिए। साइन का भी याद होना चाहिए, कॉस का भी याद होना चाहिए। ये याद रहेगा तो बाकी सबका भी याद हो जाएगा। पहले मुझे बहुत डर लगता था, अब लग रहा है बंद हो गया है। आपको भी लगना बंद हो गया होगा क्योंकि बताया ही इतना अच्छे से था। ओके, बहुत हो गया। ये देखो AB का मान H है, रख दो। BD का मान x + 60 है। 60 + x लिखो या फिर x + 60 लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको इधर पहुँचाओ। ये x + 60 बराबर इसका इधर √3 H। x का मान वहाँ पे कुछ मिला था ना, वही उठा के यहाँ पे रख दो। H/√3 था। H/√3 + 60 बराबर √3 H। क्या किया जाए अब? कितनी जगह है मेरे पास? थोड़ी सी जगह है। देखा यार, अपने पास जगह नहीं बचती, ज़बरदस्ती हटाते हैं। इसको उधर भेजेंगे तो इधर 60 हो जाएगा, उधर √3 H - H/√3 हो जाएगा। इसके बटे 1 लगाएंगे, LCM लेंगे। तो यहाँ पे 60 बराबर LCM में √3 मिल जाएगा। इसका इधर गुणा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3H मिल जाएगा। इसका इधर गुणा हो जाएगा तो 1H या H के लिए लिख देंगे। √3 का गुणा अगर आपको नहीं पता है तो बहुत कौने ज़माने में हो भैया, अभी तक ये नहीं सीख पाए हो। √3 गुणते √3 बराबर 3 ही होता है। 6 मत कह देना, 9 भी मत कहना। 3 में से गया 2H बटे √3 है, यहाँ पे 60 है। कुछ बच्चे कहेंगे हर का परमीकरण कर देते हैं, सर मत करो। इस √3 को ऊपर भेजो और 2 को नीचे भेजो, तो H बराबर 60 √3 बटा 2 है। 2 से काट देंगे 30 दूनी 60 होता है। तो H बराबर क्या मिल जाएगा? 30 √3 मीटर, ऐसा कह सकते हो। मीनार की ऊंचाई 30 √3 मीटर आ गई। तो इतनी सारी जानकारियों के साथ जब आपने इस प्रश्न को पढ़ा है तो क्या लगता है कि कुछ समस्याएं सुलझी हैं कि नहीं? त्रिकोणमिति का डर, ये भैया वो आपके लिए नहीं है। ये एक कीड़ा है जो छेद पाता है तो उसमें अपना घर बनाता है, और उसे लग रहा है कि कैमरे के साथ वाला जो छेद है, जो स्टैंड में है छेद, वो उसका घर बनाने लायक है, उसको लग रहा है। हाँ, अपन गांव में रहते हैं तो ये सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हो जाने के बाद अब 19वें प्रश्न को कर लिया जाता है। ओके, अगला वाला प्रश्न। एक बात है कि मैं बड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ शायद, मुझे लगता है, पर 2 बातें हैं। एक तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन मैं ही बताऊँ तभी आपको आए, वो आपको खुद भी हल करने पे आ सकता है। दूसरी बात, अपन रोज़ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं मिलते कि घंटे 2 घंटे बैठे हैं, नहीं मार मार के सिखाता आपको, तो आप खुद ही करने लगते हैं। तो ज़्यादा ज़रूरी बात यह होती है कि प्रश्नों को आप खुद करें।
जो प्रश्न नहीं आ रहा है वो मुझसे पूछें। और यूट्यूब पे जो चल रहा है वो तो बस ऐसी ही बातें हो गई ना, ये जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उनका सोल्यूशन आप खोजें मुझसे, क्योंकि फ़ीस वूस दे रहे हो भैया तब तो सही से पढ़ने का काम समझ में आता है। तो अपन भाई धीरे धीरे चलेंगे, ऐसे धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। तो अपन जो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं उससे बहाव में बहिए। क्वेश्चन का आंसर तो आप खुद ब खुद निकालना सीख जाओगे, कंपलसरी, बहुत ज़रूरी है कि आप खुद निकालना सीखो। तो चलो देखो, 4000 मीटर की ऊंचाई पर एक नदी के ऊपर उड़ रहे एक हवाई जहाज़ से नदी के दोनों किनारों पर स्थित सम्मुख बिंदुओं पर अनुमान कोण 45 और 30 है। नदी की चौड़ाई याद कीजिए। देखो यार, एक नदी है, नदी की लंबाई तो बहुत दूर तक होती है, हेलीकॉप्टर कितना भी उड़े तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चौड़ाई की बात कर लेते, मान लेते हैं चौड़ाई है। और कहीं दूर जब दिन ढल जाए, यहाँ कहीं वो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। हेलीकॉप्टर बना दिया जाए क्या? मैं शायद नहीं बना पाता हेलीकॉप्टर, जो भी है। वाह हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, कितनी ऊंचाई पर है भैया? 4000 मीटर की ऊंचाई पर। ये थोड़े से नीचे उड़ाना चाहिए था, इतना ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है। 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ा रहा है और नदी के ऊपर ही उड़ा रहा है। तो नदी के दोनों किनारों पर, एक किनारा तो ये हो गया जिस पे 45 बना रहा है, दूसरा थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं ताकि 30 जैसा लगे भाई। ये 30 जैसा लग रहा है, ये 45 जैसा लग रहा है। और एक तरफ 45 एक तरफ 30 बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि इधर ही 30 बनाना है इधर ही 45 बनाना है, किधर भी बना सकते हो, बनाने क्या है। नदी, ये नदी है, ये नदी हो गई है। वो हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर जो भी कहते हैं, हेलीकॉप्टर ही रहेगा, हवाई जहाज़ करके हवाई जहाज़ उड़ा के क्या करेंगे। और अनुमान कोण कह रहा है, और ये हमने तो उन्नयन कोण बना के छोड़ दिया। उन्नयन कोण बनाना अच्छी बात नहीं होती है। जब अनुमान कोण कहे तो अनुमान कोण दिखना भी चाहिए चित्र में। याद रखिएगा, जब ऊंचाई और दूरी आप हल कर रहे हैं, ये 4 नंबर का प्रश्न आ रहा है तो 1 नंबर आपके इस चित्र पे दिए जाते हैं। और चित्र में इस बात का ख़ास ध्यान रखा रहा है कि जब 45 है तो ये दोनों बराबर हों, और जब 30 हो तो 30 लगना चाहिए थोड़ा लंबा सा, 60 हो तो इससे थोड़ा सा कम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होती हैं, इसी वजह से आपको इसका 1 नंबर मिलता है। ठीक है। और चित्र में ज़रूरी नहीं कि आप हवाई जहाज़ बनाएं, वहाँ पे एक बिंदु दिखा के उसको लिख सकते हैं कि हवाई जहाज़ वो है। फ़िलहाल हमने हेलीकॉप्टर बनाया। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ में थोड़ा सा फ़र्क होता है, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर में फ़र्क होता है। तो नदी की चौड़ाई याद करनी है, ठीक है। ऊंचाई हमको पता है 4000 मीटर है। नाम उम लिखना चाहिए, लिख लेते हैं। नदी की चौड़ाई ए भी है, ठीक है। और हेलीकॉप्टर जो है उसको सी दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं, इसको कह देते हैं ई हो जाए, इसको कह देते हैं एफ हो जाए। अच्छा है ना, अच्छा चित्र बना है। अब यहाँ पे लिखना शुरू करें कि हमको क्या क्या पता है। और हेलीकॉप्टर की, हवाई जहाज़ की ऊंचाई, हवाई जहाज़ की ऊंचाई वो सीडी है, सीडी बराबर है 4000 मीटर। थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया क्या मैं? ठीक है, बड़ा लिखते हैं। नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई ये ए बी है अपनी, नदी की चौड़ाई बराबर ए बी। यहाँ पे एक्स वगैरह मानने का कोई मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मिल जाएगा, इतना प्लस इतना तो हो जाएगा। और वहाँ पे यार थोड़ा सा कोणों का नाम लिख देते हैं। कोण FCA, कोण FCA बराबर कोण CAD बराबर 45 अंश, और कोण ECB बराबर कोण CBD बराबर 30 अंश। ये हो गया।
अब बस करो, बहुत हो गया, मन ही नहीं कर रहा है कि और कुछ लिखा जाए कि कोण बराबर हो गए, ऊंचाई हो गए, इसको यक्स वगैरह कुछ मानना होता तो होता, ठीक है इतना ही रहने देते हैं। अच्छा ए बी बराबर इसको ए डी प्लस डी बी लिख देते हैं, माने की मर्जी है, कुछ भी लिख दोगे सब चलेगा, डिटेल ही तो भरनी है, भर दे। अब आ जाते हैं ए डी सी पे। त्रिभुज ए डी सी में tan 45 लगाएंगे और लंब कितना है, डी सी है, सी डी है, बटे आधार कितना है, ए डी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, और सी डी का मान कितना है, 4000 है, और ए डी का मान नहीं है कुछ भी, तो क्या होगा 45 डी का नम डी हो जाएगा, ए डी बराबर 4000 मीटर आ जाएगा। एक हिस्सा तो ये हो गया। इतना के लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ बेहतर है। इतना हिस्सा हो जाने के बाद इस वाले त्रिभुज में आ जाएंगे बी डी सी में। त्रिभुज बी डी सी में क्या दिखाई देगा, tan 30 लगाएंगे, लंब कितना है, सी डी है, आधार कितना है, डी बी है, tan 30 का मान 1/√3, सी डी का मान वही अपना पुराना 4000, और डी बी का मान नहीं पता है, वही तो ज्ञात करना है, डी बी एकन्नम डी बी और बराबर इसका उधर गुणा करके 4000√3 मीटर। ये हो गई बात। यहाँ पे मीटर एम में लिखा, यहाँ पे हिंदी में लिख दिया, ये तो बहुत गंदी बात है। अच्छा इतना चीज़ हो जाने के बाद आपको आखिरकार यहाँ पे लिख देना है नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई, लंबाई तो क्या ही मिल जाएगी इसमें। नदी की चौड़ाई ए बी बराबर ए डी प्लस डी बी था, ये ए ओ लग रहा है, ए डी प्लस डी बी था, ए डी का मान तो आपको मिल गया 4000 और इसका मान मिल गया 4000√3। अब इसमें देखो 4000 कॉमन लेंगे, ठीक है, 4000 कॉमन लेंगे और ये 1 + √3 दिखाई देगा, और कुछ ज्ञानी लोग इसे 4000 को मतलब ऐसा लिख लेते हैं, √3 + 1 भी लिखते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा का यहाँ पे काम है, जो जैसा चाहे वैसा लिखे। और कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं कि √3 का मान 1.732 होता है, तो वो कहते हैं कि भैया 1.732 रख दीजिए और +1 कर दीजिए, फिर 4000 गुणते इसमें 2.732 हो जाएगा, ये 1 जुड़ जाएगा। जब बहुत से बच्चे कहेंगे सर 1 तो इसमें जुड़ना चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए, आपने यहाँ पे 2 क्यों कर दिया, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि जाओ तनिक जोड़ सीख के आओ, और ये वाला गिनती का गुणा करके कुछ बच्चे कहेंगे कि हो गया भाई, देखो ये 3 0 जो है वो 3.18 में चला जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12 हाथ से लगे, 4 7 28 1 29 हाथ से लगे 2, 4 दूनी 8 2 10। इतना मीटर भी कुछ लोग बता देंगे कि नदी की चौड़ाई 10,928 मीटर है। 10,928 मीटर का मतलब क्या हो जानते हो, 10,000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 10,000 मतलब 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर यानी 11 किलोमीटर के लगभग में चौड़ी नदी है। 11 किलोमीटर चौड़ी नदी, ये कुछ ज़्यादा चौड़ी नहीं हो गई है, मतलब मजाक, कौन सी नदी 11 किलोमीटर चौड़ी होती है, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। इतनी चौड़ी मैंने नहीं देखी नदी कि 11 किलोमीटर चौड़ी हो। खैर इस प्रश्न में तो कुछ भी हो सकता है, तो सब कुछ अच्छा ही दिखाई दे रहा है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही क्वेश्चन को लेंगे। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में प्रश्न हमने जबकि कम लिए हैं, चीज़ें आपको ज़्यादा बताई हैं, तो समझ में आया होगा। और बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और वीडियोस देखते रहिए हमारी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, क्योंकि आपके एक लाइक की ज़रूरत हमें हमेशा रहती है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।